दोस्तों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है कायदे से 6 दिनों बाद फिर से पटरी पे आया है। 10 तारीख से ही मैं बाहर गया था और 6 दिनों तक रुकना पड़ा। एक कॉलेज में इन्विटेशन था, वॉलीबॉल का एक प्रोग्राम था, तो 6 दिनों तक लगातार टूर्नामेंट और किस्मत का खेल की फाइनल भी पहुँचे और फाइनल जीत भी गए। और तस्वीर आप शायद देख भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा। तो ये जब तमाम चीज़ें हुई तो 6 दिनों तक गैप रहा। हालांकि 2 दिन तक वीडियो आया भी नहीं, 4 दिनों तक रिकॉर्डेड आया, कभी का वीडियो कभी पड़ा, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब फिर से वापस आ गया हूँ और कहानी का सिलसिला आज से लगातार लाइव शुरू। हालांकि इस बीच कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनको कवर करने का मन हुआ, लेकिन रिसोर्सेज ही नहीं थे। न कैमरा था, ना ही माइक था, ना ही कुछ और था। जैसे सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई, वो तमाम चीज़ें। लेकिन अब फिर से काम पे वापस, और इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक थाना लगता है, कैला देवी थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है, कमालपुर गांव। और बात लगभग 1 महीने पहले की है, 12 मार्च की। इसी गांव में एक डेड बॉडी मिलती है। अब जैसी बॉडी मिली, पुलिस को फ़ोन गया। पुलिस वाले भी जब सूचना पाते हैं कि बॉडी मिली है तो भाग के पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक 40 से 50 साल के अधेड़ उम्र के इंसान की बॉडी है। साथ ही आदमी बुरी तरह बीमार भी लग रहा था। यानी जिस हाल में ये बॉडी थी, ऐसा लग रहा था कि आदमी पहले से भी बीमार था और बाद में इसको मार दिया गया। बॉडी को देखने के बाद पुलिस वाले पहले तो बॉडी को कब्जे में लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजते हैं, पंचनामा करवाते हैं। साथ ही अब इलाके की छानबीन करते हैं, क्योंकि पहला सवाल यही था कि आखिर ये लाश किसकी है। क्योंकि जब लाश की पहचान होगी तभी आगे की कार्रवाई होगी। फैमिली को बुलाया जाएगा, कम से कम बॉडी उनके हवाले कर दी जाएगी। उसके बाद रिलीजन के हिसाब से अंतिम संस्कार हो जाएगा। साथ ही और तमाम जो चीज़ें होंगी वो होंगी। पुलिस वालों ने इधर बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा। साथ ही आसपास के इलाकों में इत्तला किया कि किसी के घर का अगर कोई सदस्य इस हाल में गायब हो, और जो कुछ लाश की हालत थी वो तमाम चीज़ें पुलिस वालों ने एक नोट के जरिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग लोगों तक सूचना दिलवा दी। थोड़ा सा वक्त गुजरा। वक्त गुजरने के बाद इत्तेफाक से बॉडी की शिनाख्त हो जाती है। बॉडी मुबारकपुर गांव के रहने वाले राम निवास की थी। अब जब बॉडी की शिनाख्त हुई तो सबसे पहले पुलिस वालों ने घर वालों के बारे में पता किया कि घर में कौन कौन है। तब पता चला कि जो राम निवास है उनकी एक बीवी है, और उसी बीवी के अलावा बाकी परिवार में और कोई है नहीं। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सुना, उन्होंने बीवी को बुलाया जिसका नाम था राजवती, और बताया कि आपके पति की ऐसे हाल में बॉडी मिली थी, हम पोस्टमार्टम करवाने के बाद आपको ये बॉडी सुपुर्द कर देंगे। बीवी ने जब ये बात सुनने के बाद बेचारी दहाड़े मार के रोने लगी कि अच्छा खासा वो आदमी घर से निकला था और अचानक से उसकी इस तरह से लाश मिल गई, तो फिर मामला क्या है। इधर पुलिस वालों ने भी जब पोस्टमार्टम करवाया तो पोस्टमार्टम से पहले तक तो मामला नेचुरल डेथ का ही लग रहा था। थोड़ा सा डाउट था कि चेहरे पे चोट वोट के निशान है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम होने के बाद ये क्लियर हो गया कि इस शख्स की हत्या की गई है, चूँकि सर के पीछे किसी चीज़ से वार के निशान थे, साथ ही गर्दन पे भी चोट के निशान थे, और ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। अब मामला हत्या का। पुलिस वाले परेशान। जब बीवी को ये बात पता चली तो बीवी ने कभी कहा कि साहब, अगर मेरे पति का कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है, आप ढूंढिए, हमें इंसाफ दिलवाइए। पुलिस वाले भी इस केस को चैलेंजिंग लेते हैं और अब कातिल की तलाश शुरू करते हैं। लेकिन तलाश करें कैसे। जहाँ पे ये बॉडी मिली थी पहले तो उस जगह को अच्छे से चेक किया, फॉरेंसिक टीमें गई, डॉग स्क्वाड गया, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। ना ही ये जो मरने वाला शख्स था कोई ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाता था, ना इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट था, तो फिर यहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे, वक्त गुजरता रहा, लेकिन ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई सुराग मिला। पुलिस वालों के हाथ खाली थे, खाली ही रहे। अब इधर जब पुलिस वालों को कोई जानकारी नहीं मिली तो एक और चीज़ पुलिस वालों ने की। पुलिस वालों ने कहा कि अगर कोई जानकारी नहीं मिल रही है और ना ही कहीं कोई दुश्मनी का एंगल है,
ना ही किसी के खिलाफ कोई साजिश की कोई बू आ रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर लिया, किसी के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं कि इस मरने वाले शख्स का किसी से कोई झगड़ा रहा हो, कोई बात विवाद रहा हो। पत्नी से भी पूछ लिया कि क्या आपको किसी पे डाउट है, पत्नी ने भी मना कर दिया। तो फिर आखिर एक शख्स क्यों मारा जाएगा? ना ही किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई लड़ाई, किसी के पास कोई मोटिव नहीं। तो पुलिस वाले बड़े हैरान। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, चलते हैं इस मरने वाले शख्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा खंगाल लेते हैं। उन्होंने पता करना शुरू किया कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्या करता था, कहाँ जाता था। तो जब उसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो दो जानकारियाँ मिली। पहला कि ये जो मरने वाला शख्स है काफ़ी टाइम से बीमार रहता था, और दूसरा और सबसे अजीबोगरीब चीज़ कि मरने वाले शख्स का एक बीमा भी हुआ था, और बीमा कोई छोटा मोटा नहीं था, 20 लाख रुपए का था। अब एक शख्स जो बेहद गरीब परिवार का हो, उसका इस तरह से 20 लाख रुपए का बीमा होना। और दूसरा, अगर कोई शख्स बीमार है तो ज़्यादातर बीमा कंपनियां बीमा करती ही नहीं है। अब बीमारी से पहले बीमा करवा लीजिए, लेकिन जो शख्स पूरी तरह से बीमार हो, पता नहीं कितने दिन तक जिंदा रहे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कंपनी रिस्क क्यों लेगी? लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मरने वाले शख्स का जो बीमा हुआ था वो महज 3 महीने पहले हुआ था, वो भी 20 लाख रुपए का। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस वालों को अब थोड़ा सा परेशान करती हैं। अब उन्होंने पता करना शुरू किया कि इस बीमे का नॉमिनी कौन है, यानी अगर मरने वाला शख्स मर जाए, जो मरा है, उसकी मौत का फ़ायदा होगा किसे? तो जो नाम निकल के सामने आया वो नाम किसी और का नहीं, राजवती का था, यानी रामनिवास की बीवी। अब एक चीज़ ये, लेकिन अब यहाँ से भी कुछ क्लियर हुआ नहीं, डाउट तो हुआ। अब पुलिस वालों ने राजवती का बैकग्राउंड खंगाला। अब जब राजवती का बैकग्राउंड खंगाला तो एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ पता चली। दरअसल पिछले कई महीनों से राजवती का एक दूसरे शख्स से संबंध था, और उससे वो बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम था विजय सिंह। अब एक तरफ उस महिला का किसी और से प्रेम प्रसंग में होना, दूसरी तरफ इस तरह से बीमा होना, तो दो चीज़ें अब क्लियर कर रही थी कि राजवती कुछ न कुछ जरूर जानती है। पुलिस ने राजवती को उठाया। उठाने के बाद जब उससे तबीयत से पूछताछ करी तो शुरुआत में तो राजवती ने इधर उधर की तमाम चीज़ें बताई, लेकिन अंत में उसने अपना मुंह खोला और दो और नाम लिए, पहला विजय सिंह और दूसरा राम मिलन का। पुलिस ने दोनों को उठा लिया, और उठाने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तब इन दोनों ने अपना मुंह खोला और एक अलग ही कहानी सुना दी। कहानी ऐसी कि रिश्ते, नाते, हवस और इंसानियत, ये तमाम चीज़ें आपस में जब मिल जाती हैं तो कितना खौफनाक कांड होता है, उस तरह की कहानी सामने आई। दरअसल जो रामनिवास था, उसकी जो बीवी थी राजवती, वो गांव में अक्सर राशन लेने जाया करती थी। पति बीमार था और राशन का जो डीलर था वो विजय सिंह था। कई बार ऐसा होता कि पैसे होते, कई बार ऐसा नहीं होता कि पैसे नहीं होते। तो ऐसे हाल में उसे फ्री में राशन चाहिए। उसके लिए उसने विजय सिंह पे डोरे डाले। विजय सिंह भी जवान, महिला ने जब डोरे डाले तो वो भी पिघल गया। उसके बाद अक्सर वो फ्री में राशन देने लगा। अब फ्री में राशन मिलने के बदले अब विजय का भी राजवती से संबंध हुआ। अब शुरुआत 5 किलो 6 किलो राशन से हुई, लेकिन देखते देखते राजवती और विजय एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। करीब आने के बाद दोनों एक दूसरे को दिल बैठे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। आलम ये हुआ कि अब एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन अब बीमार पति था लेकिन घर पे था, अक्सर रोक टोक करता। उनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको हटा दें, लेकिन फिर ये लगा कि अगर ऐसे ही हटा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसे तरीके से हटाते हैं कि इसके मरने से भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो क्या? तो इसके लिए फिर अब प्लान बनना शुरू होता है कि अगर इसका कुछ बीमा वगैरह करवा दें, उसके बाद इसकी मौत हो जाए तो कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन अब बीमा ऐसे होगा कैसे? तो उसके लिए फिर एक तीसरे शख्स को मिलाया गया, जिसका नाम था राम मिलन। राम मिलन भी इसमें जब शामिल होता है तो राम मिलन इत्तेफाक से जनसेवा केंद्र चलाया करता था। उसका अपना अच्छा खासा एक सिस्टम था, अपना एक लिंक था। जब पूरा प्लान ये लोग बताते हैं तो राम मिलन भी राजी हो जाता है, कहता है कि ठीक है। उसके बाद जनवरी महीने में बीमा कर दिया जाता है। बीमा करने के बाद अब राम मिलन, विजय, राजवती इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा सा वक्त गुजरे।
अप्रैल तक इंतज़ार होता है, इंतज़ार होने के बाद मार्च तक कायदे से। अब जब लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो 11 तारीख को, 11 मार्च साल 2024 को जो राम मिलन है, पहले तो जाता है रामनिवास के पास और कहता है कि मैंने जो तुम्हारा बीमा किया था उसमें कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं, तो तुम चलो मेरे साथ। अब रामनिवास को भी लगा कि मैं बीमार हूँ और डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, तो चलो इसी बहाने कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बाइक पे बैठ के चल पड़ता है। बाइक पे बैठा के इधर उधर वो चक्कर लगाता है। उसके बाद इसी कमालपुर गांव के एक जंगल में लेके आता है। वहाँ पे जो विजय सिंह है अपने एक दोस्त धर्मेंद्र के साथ आता है। आने के बाद फिर शराब मंगाई जाती है और जो रामनिवास उसे खूब सारी शराब पिलाई जाती है। अब रामनिवास खूब सारी शराब पीता है। शराब पीने के बाद जब शराब के नशे में एकदम धुत, तो उसी हाल में धर्मेंद्र, राम मिलन और विजय सिंह राजवती, ये तमाम लोग मिल के उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करके लाश को वहाँ छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद पहले चेक करते हैं कि कोई सबूत, कोई क्लू, ये तमाम चीज़ें ना छूटी हो। और जब यकीन हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं छूटी है, तो फिर वहाँ से ये लोग 9 2 11 होते हैं। इधर बीवी को बता दिया जाता है कि काम हो गया। बीवी भी शांत हो जाती है। अगले दिन जब पुलिस कांटेक्ट करती है कि लाश मिली है, तो फिर ये रोने धोने का नाटक करती है और कहती है कि साहब, मेरे पति के कातिलों को आप ढूंढ दीजिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। इस हिसाब से ये रो रही थी, इस हिसाब से ये नाटक कर रही थी कि किसी को कोई डाउट हुआ ही नहीं कि 5 किलो राशन से शुरू हुई ये कहानी 20 लाख रुपए पे ऐसा जाके अटकती है कि अंत में एक महिला अपने ही सुहाग को उजाड़ देती है, अपने ही पति को मार देती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आज इस कहानी को मैंने बेहद छोटा रखा। उसके पीछे वजह भी है, चूँकि लगातार 6 दिनों तक खेला और काफ़ी हूटिंग, काफ़ी स्लेजिंग, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि गला ख़राब और बोलने पे दर्द कर रहा। तो एक दिन का आज आराम सोच रहा हूँ ले लूँ, लेकिन कहानी सुनानी थी तो सुना दी थोड़ी सी। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।